नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी राजधानी भोपाल से आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं। बीजेपी कार्य समिति की बैठक फिलहाल जारी है और उसी से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअली शामिल हुए हैं। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए हैं। वीडी शर्मा भी बैठक में शामिल हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी। कार्य समिति बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा की गई है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सरतेंदु तिवारी और कविता पाटीदार की इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं। बीजेपी कार्य समिति की बैठक फिलहाल जारी है और उसी से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअली शामिल हुए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं, तो वहीं वीडी शर्मा भी शामिल हुए हैं बैठक में। कार्य समिति बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री शरतेंदु तिवारी और कविता पटवारी भी मौजूद। बड़ी जानकारी राजधानी भोपाल से आपको दे रहे हैं, जहां पर प्रदेश महामंत्री शरतेंदु तिवारी कविता पाटीदार की प्रेस वार्ता। कार्य समिति की बैठक में लाए गए राजनीतिक प्रस्ताव की जानकारी उन्होंने दी है। कोरोना कमलनाथ के कुशासन के बाद ये पहली कार्य समिति की बैठक। कोरोना काल में कांग्रेस ने जो काम किया वो निंदनीय है। शरतेंदु ने प्रेस वार्ता में इस बात का जिक्र किया। साथ ही कमलनाथ और दिग्विजय को लेकर भी जमकर निशाना साधा। तो बड़ी जानकारी है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रभु पटेलिया रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। प्रभु जी, कार्य समिति की ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण और किस मायनों में इनको देखा जाए? देखिए, कार्य समिति की बैठक खासी महत्वपूर्ण है। कि भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखते हैं तो मध्य प्रदेश में अभी आने वाले समय में 5 उपचुनाव है, जिसमें से 3 विधानसभा के और 1 लोकसभा का उपचुनाव है। इसके अलावा नगरीय निकाय चुनाव सामने ड्यू है, पंचायतों के चुनाव है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए, उनको मोबिलाइजेशन करने के लिए इस तरीके का आयोजन करती है। और यदि हम देखें तो पिछले 3 साल से प्रदेश कार्य समिति की बैठक नहीं हुई थी। ये वीडी शर्मा के कार्यकाल की पहली बैठक है और कोरोना का एक दौर इस बीच में आया है। जो 2 बार कोरोना का अटैक हुआ है, वो एक दौर इस बीच में आया है। बीच में कांग्रेस की भी 15 महीने की सरकार रही है। उन तमाम चीजों को देखते हुए अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की क्या काम कर रही है, संगठन ने उसको सरकार के सहयोग से क्या नीचे तक काम किया है और आगे की क्या रूपरेखा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है 2.5 साल बाद, उसके लिए अपनी तैयारी कर सके। तो इसको लेकर पूरी एक रूपरेखा बनाने का इस काम इस बैठक में हो रहा है। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है समझना भी कि रणनीति यहाँ से क्या तैयार होती है। जिसके बाद एक प्रेस वार्ता भी प्रभु जी की गई, क्या कुछ खास उसमें रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2 प्रस्ताव आज की बैठक में पारित किए थे। एक राजनीतिक प्रस्ताव था जिसके जरिए कांग्रेस को निशाने पर लिया गया। उसमें जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का जो मामला, अनुच्छेद 370 हटाने का, उसका जिक्र किया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया है। केंद्र की मोदी सरकार जो किसानों के हित में जो 3 विधेयक लाई थी, उस 3 कानूनों का जिक्र किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने जो काम किए हैं उसका जिक्र किया गया। और 15 महीने की जो कमलनाथ की सरकार थी, जो कांग्रेस की सरकार, उसको कुशासन की सरकार बताने का, निरूपित करने का पूरा प्रयास इसमें किया गया। ये कहा गया कि उस सरकार के दौरान भ्रष्टाचार चरम पर था, कोई विकास के कार्य नहीं हो रहे थे, प्रदेश के आर्थिक विकास संसाधन ठप हो गए थे। तो इस तरीके से कमलनाथ सरकार के साथ ही केंद्र के लिहाज से पूरी कांग्रेस को निशाने पर रखने की कोशिश की गई है। स्वाभाविक तौर पर इसका राजनीतिक मतलब है, क्योंकि आज दिल्ली में गुप्कार अलायंस के साथ प्रधानमंत्री की बैठक भी हो रही है। उस बीच में मध्य प्रदेश जैसे राज्य में 370 का जिक्र करना एक तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो देश को एक रखना चाहती है और कांग्रेस के दूसरे दल हैं वो उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान बन रहे हैं। तो ये कोशिश के जरिए ये की गई। और एक दूसरा प्रस्ताव सेवा ही संगठन का लाया गया। सेवा ही संगठन के प्रस्ताव के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने ये बताने की कोशिश की है कि कोरोना के दौर में केवल वही पार्टी थी जो जनता के बीच में सेवा कर रही थी। यदि कोई पैदल मजदूर जा रहे थे तो उनको जूते चप्पल पहनाने का काम भाजपा ने किया, उनके भोजन का प्रबंध भाजपा ने किया, उनको घर तक भेजने का प्रबंध भाजपा ने किया। इस तरीके से वो अपना जो काम, उन्होंने सेवा के काम किए हैं। और मध्य प्रदेश की जो सरकार ने जिस तरीके से कोविड से जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए स्कीम लॉन्च की है कि उन बच्चों का पालन पोषण पूरा सरकार करेगी। कोई परिवार में कोई मृत हो गया है तो 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का सरकार ने निर्णय लिया है। कर्मचारियों के परिवारों में अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय लिया। तो इस तरीके के जो सरकार ने काम किया और जिस तरीके का वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया मध्य प्रदेश,
तो उन तमाम चीजों का जिक्र उस राजनीतिक प्रस्ताव में किया गया है और सेवा ही संगठन प्रस्ताव में किया गया है। तो कुछ जमा ये बताने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो वास्तव में सेवा की भावना से जनता का काम करती है, क्योंकि भाजपा का नारा ही है सेवा ही संकल्प। तो प्रस्ताव भी इसी नाम पर लेकर आए थे कि सेवा ही संकल्प, लेकिन इसके हट के यदि हम बात करें तो अब जो बैठक होने वाली है वो काफी महत्वपूर्ण है जो चल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनको क्या काम आगे करना है, 6 महीने के आगे जो कार्यक्रम बनाए जाएंगे वो दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री का एक संबोधन होगा, उसमें वो अपने कामकाज के बारे में बात करेंगे और आगे कैसे भाजपा को सरकार के सहयोग से ज्यादा जनता के बीच में काम करना है उसकी दिशा देने की कोशिश की जाएगी। बहुत ज्यादा जरूरी है और यही वजह है कि इस कार्य समिति की बैठक को रखा गया। फिलहाल बैठक जारी है, खत्म होने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी क्या कुछ इसमें खास रहा। बहुत शुक्रिया आपका प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि बैठक अभी भी जारी है, हालांकि इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, कई बड़ी बातों का जिक्र भी किया गया। मुख्यमंत्री खुद इस बैठक में मौजूद है, शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं, वी.डी. शर्मा मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में जुड़े हैं। तो बीजेपी कार्य समिति की बैठक फिलहाल जारी, उसी को लेकर ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बैठक अभी खत्म नहीं हुई है। हालांकि हमारे रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बताया कि क्या कुछ उसमें खास रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भोपाल के बीजेपी कार्यालय में आपको बता दें प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंदौर से बीजेपी नेताओं ने हिस्सा लिया है। बैठक में मंत्री उषा ठाकुर, सांसद शंकर लालवानी और बीजेपी विधायक शामिल हुए हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं को आगामी रणनीति से अवगत करवाया गया। आपको बता दें कि बैठक में आगामी नगर निकाय चुनाव पर भी मंथन हुआ। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि बैठक के माध्यम से संगठन ने मार्गदर्शन दिया। बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा भी वर्चुअली जुड़े। आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी कार्य समिति की बैठक, आपको बता दें इंदौर से जुड़े नेता वर्चुअली, मंत्री उषा ठाकुर और सांसद शंकर लालवानी इस दौरान वहां जुड़े। बीजेपी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने की कोशिश, उषा ठाकुर ने बड़ा बयान दिया, साथ ही कहा कि कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने को लेकर लगातार कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। जबलपुर के आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में एबीवीपी ने प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि एबीवीपी ने छात्रों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया और नोडल सेंटर्स को भी सुचारू रूप से संचालित करने, परीक्षा फीस कम करने के साथ ही विश्वविद्यालय में पानी, शौचालय और बैठक की व्यवस्था समेत 15 सूत्रीय मांगों को लेकर कुलपति को ज्ञापन भी सौंपा। एमपी के मुरैना पुलिस का भी गजब का हाल है। यहां पर डकैत तो दूर, पुलिस से चोर भी नहीं डरते हैं। रात में पुलिस इतनी गहरी नींद में सो रही है कि चोरों की धमक अपनी ही चौकी में सुनाई नहीं दे रही। बुधवार की देर रात चोरों ने पुलिस चौकी के अंदर घुसकर मालखाने का ताला तोड़ दिया
और 2 राइफल के साथ 150 कारतूस चुरा ले गए। सुबह नींद खुली तो हथियार नहीं मिले। अब सिपाही से लेकर एसपी तक सबकी नींद उड़ी हुई है। मामला दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस चाहती है कि बगैर केस दर्ज किए ही आरोपी को ढूंढा जाए, वरना बहुत किरकिरी हो जाएगी। घटना जिले के दिमनी थाना के मिरगान पुलिस चौकी की है। यहाँ पर चौकी इंचार्ज और 2 सिपाही तैनात हैं। रात में तीनों सो गए। पहले से ताक में बैठे चोरों ने मालखाने का ताला तोड़ा और हाथ साफ करके फरार हो गए। सुबह 4 बजे जब दोनों सिपाहियों की आंख खुली तो मालखाने का ताला टूटा हुआ पाया। जब अंदर देखा तो राइफल गायब थी। कुछ कारतूस जमीन पर पड़े हुए थे। उन्हें देखकर सिपाहियों के होश फाख्ता हो गए। दोनों ने पुलिस चौकी प्रभारी और एडिशनल एसपी राय सिंह नवरिया को जानकारी दी। आनन फानन में एसपी ललित शाक्यवार और पुलिस का अमला चौकी पर पहुंचा। छानबीन शुरू की गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है। 2 जो चौकी पे आरक्षक रहते हैं उनके द्वारा उसको बताया गया था और उसके द्वारा हम लोगों को बताया गया तत्काल जो है कि इस तरीके से 2 राइफल और उसके जो कार्टिज हैं वो यहाँ से जो है गायब हैं, मतलब चोरी की उसने रिपोर्ट बताई थी। उसके बाद फिर जो है हमने सभी सरहदी थाने जितने भी जिले के हैं और कंट्रोल रूम से सभी अधिकारी जो गश्त में थे उनको सबको यहाँ भेजा और हम और पुलिस अधीक्षक तत्काल यहाँ मौके पर उपस्थित हुए। सहयोगी उपेंद्र गौतम हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। उपेंद्र, ये कैसा पुलिस का रवैया है जहां पर ना पुलिस की वर्दी का खौफ है, ना ही कानून का डर है? आम जनता तो छोड़िए, 2 राइफल यहां पर पुलिस चुरा कर ले गए, यहां पर चोर पुलिस की चुरा कर ले गए। ठीक है, मामले में पुलिस का क्या कहना है उपेंद्र? क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? कहां तक कार्रवाई पहुंची है? ये मैडम मैं कार्रवाई के बारे में बता दूं। पुलिस की जांच बहुत तेजी से जारी है। पुलिस को सबसे बड़ा जो सामने परेशानी है कि वो राउंड जो हैं, वो एसएलआर के जो राउंड हैं, वो राउंड कहीं भी उपयोग हो सकते हैं। अगर उनका दुरुपयोग हो गया तो पुलिस का बहुत नुकसान होगा, आम जन का बहुत दुरुपयोग होगा, नुकसान होगा। तो पुलिस हर हाल में ये चाहती है कि उनकी रिकवरी हो और वो पूछताछ भी पुलिस कर्मियों से कर रही है। वहीं जहां जहां चोर हैं उस इलाके के, उनको भी तलाश रही है जिससे कि जल्दी से जल्दी उस बंदूकों का और उनका सुराग लग सके। जी उपेंद्र, साथ ही बड़ा सवाल ये भी है कि जवान वहां पर सोते रहे, उनके नाक के नीचे चोर आए, चोरी की और फरार भी हो गए। बड़ा सवाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी है। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली भी अब सवालों के कटघरे में। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि सुरक्षा व्यवस्था में जो सेंस लगाई गई है चोरों द्वारा, ऐसी स्थिति में पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती चोरों ने खड़ी कर दी है। लेकिन अभी हमें जो पता चला है इसके अनुसार कि बंदूकें पुलिस को मिल चुकी हैं और 30 राउंड भी बताए जा रहे हैं कि मिले हैं। लेकिन पुलिस उनकी पूरी तस्दीक कर रही है कि ये बंदूकें कहाँ गई थी चोरी होके और कैसे वापस आई हैं। इसकी पूरी जांच अभी की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल दोनों राइफल को बरामद कर लिया गया है, लेकिन चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम कैसे इतनी आसानी से दे दिया गया, ये बड़ा सवाल है। आम जनता कैसे सुरक्षित महसूस करेगी, ये भी बड़ा सवाल है। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली भी अब सवालों के कटघरे में। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर ग्वालियर के जिवाजी विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पत्र में कहा कि जिवाजी विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने से इसके परिक्षेत्र में आने वाले ग्वालियर चंबल के 8 जिलों को न सिर्फ लाभ होगा, बल्कि इससे पूरे प्रदेश के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा नई शिक्षा नीति के अनुसार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही ग्वालियर चंबल परिक्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक विकास को भी बल मिलेगा और छात्रों के लिए रोजगार के अधिक अवसर भी प्राप्त हो सकेंगे। नीमच जिले के रामपुरा थाना क्षेत्र में ग्राम पंचायत डायली के सरपंच बद्रीलाल दायमा के अपहरण का वीडियो जारी होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। उनका अपहरण गांधी सागर रोड पर सकस बाबजी के स्थान से किया गया। पुलिस के मुताबिक सरपंच बद्रीलाल दायमा रामपुरा से जब वो अपने गांव लौट रहे थे, तभी गांधी सागर रोड पर सकस बाबजी के स्थान के पास एक बोलेरो कार उनके पास रुकी और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसके बाद जबरन उन्हें जीप में बिठाकर अपहरण कर ले गए। पुलिस अब सरगर्मी के साथ
अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुट गई है। अब एक तू पकड़, एक मैं पकड़, वीडियो रियल में खबर कटनी के कोतवाली थाने से, जहां पर बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि मालवीयगंज में जर्जर मकान की दीवार गिर जाने से एक व्यक्ति की मौके पर ही जान चली गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में फिलहाल जारी है। फिलहाल मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। वरिष्ठ अधिकारियों के प्रताड़ना से तंग आकर जहर खाकर आत्महत्या करने वाले शिक्षक चंद्रमौलेश्वर मामले में गुना पुलिस ने शिक्षा विभाग के 4 अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो वहीं पुलिस ने शिक्षक की आत्महत्या के इस बहुचर्चित मामले में गुना ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हरि नारायण जाटव को भी गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला 10 जून का है, जब शिक्षक चंद्रमौलेश्वर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर ही प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए बीईओ कार्यालय में सल्फास खा लिया था। तो वहीं गुना एसपी राजीव कुमार मिश्र के मुताबिक शिक्षक चंद्रमौलेश्वर द्वारा बीईओ कार्यालय में जहर खाने के बाद मामले की जांच की जा रही है। सीधी जिले के आदिवासी अंचल में आए दिन हाथियों के दल तांडव कर रहे हैं। बावजूद इसके सीधी के संजय राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारी बेखबर बने हुए हैं, जबकि लोगों का आशियाना उजड़ रहा है। ये पहला मौका नहीं है जब हाथी दल इस तरीके का तांडव कर रहा हो। इसके पहले भी हाथियों ने इलाके में कई घरों को नुकसान पहुंचाया है। इस बार हाथी दल के निशाने रोहाल ग्राम पंचायत का फुलवा है, जहां हाथियों के दल ने आतंक मचाया और लीला सिंह गोड़ के घर को तहस नहस कर डाला। ग्वालियर सिटी सेंटर रोड पर स्थित पीडब्ल्यूडी के दफ्तर की छत पर पुलिस को संदिग्ध परिस्थितियों में एक चौकीदार का शव बरामद हुआ। मृतक का नाम जनवेद पाल बताया जा रहा है। जनवेद के परिजनों का कहना है कि बीती रोज उसने बिना बताए किसी के नाम 1 बीघा जमीन की रजिस्ट्री करवाई थी। प्रारंभिक पड़ताल के बाद पुलिस मामले को संदिग्ध मान रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और विवेचना भी शुरू कर दी है। पन्ना में आज से भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार हो गए हैं। जो भगवान जगन्नाथ आस्था रखने वाले इस बात को बखूबी जानते हैं कि ये एक मान्यता है। जिले में प्राचीन जगन्नाथ स्वामी मंदिर में धूमधाम से रथ यात्रा मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि रथ यात्रा से पहले लू लग जाने से भगवान बीमार पड़ जाते हैं, फिर भगवान को ठीक करने के लिए भक्त प्रार्थना करते हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ औषधीय जल से भगवान को स्नान कराया जाता है। हर साल देश के तमाम हिस्सों के साथ पन्ना में भी लाखों की संख्या में लोग रथ यात्रा में शामिल होते हैं, मगर कोरोना ने इस बार भी खलल डाली है। खरगोन में नकली खाद जमा करके किसानों को बेचने का मामला सामने आया है। जिले के आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था रजूर और टेमला पर यह आरोप लगे हैं। सहकारी समितियों के जरिए निजी कंपनियां खाद बेचने का काम कर रही हैं। तो वही मामले की जानकारी सामने आने पर कृषि ने सहकारी समितियों में रखा खाद्य सीज कर दिया है। मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने मिलीभगत का आरोप लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। एक निजी कंपनी जिसने विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ, और हो सकता है कि स्थानीय जो संस्थाएं हैं, कोऑपरेटिव संस्थाएं, उनके अधिकारियों के साथ मिलकर डायरेक्ट सप्लाई खाद तक कर दिया। यहाँ तक मुझे जानकारी लगी है कि टेमला के मैनेजर को 30,000 रुपये की रिश्वत और एक लैपटॉप गिफ्ट में कंपनी द्वारा दिया गया। और मैंने कलेक्टर से, एसडीएम से, कोऑपरेटिव बैंक के एमडी से और कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा है कि जिन लोगों ने ये नकली बीज पैदा करने का ज़रूरत की है किसानों के साथ, उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो और उनको जेल की हवा खानी चाहिए। वो मैंने पूरे जिले में जितनी भी क्षेत्र की समितियां हैं उनमें रजूर
चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। राजधानी भोपाल से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर भोपाल से, सेंट्रल जेल के अंदर कैदी ने फांसी लगाई है और उसी से जुड़ी बड़ी खबर। 20 जून को पुलिस ने कैदी को गिरफ्तार किया था, उसके बाद आत्महत्या का एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। हत्या के जुर्म में कैदी जेल में बंद था। जेल के अंदर फांसी की घटना का जुडिशियल जांच भी अब शुरू कर दी गई है। भोपाल से बड़ी खबर, सेंट्रल जेल के अंदर कैदी ने फांसी लगाई है। इस घटना के बाद अब जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। बता दें कि 20 जून को पुलिस ने कैदी को गिरफ्तार किया था, तब से हत्या के जुर्म में कैदी जेल में बंद था और उसके बाद अब ये बड़ी जानकारी, जहां पर सेंट्रल जेल के अंदर कैदी ने फांसी लगाकर जान दे दी। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।